Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of object-oriented programming. I hope you are fine and enjoying the good health. आज के हम इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेम्पलेट्स. हम टेम्पलेट्स के बारे में देखेंगे. व्हाट आर द टेम्पलेट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, टेम्पलेट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, एंड हाउ वी कैन क्रिएट टेम्पलेट्स. टेम्पलेट्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. देन इन लास्ट वी डिस्कस विद डिफरेंट एग्जांपल ऑफ टेम्पलेट्स. देन वी डिस्कस फंक्शन टेम्पलेट्स. फंक्शन टेम्पलेट्स देखेंगे. फंक्शन टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास फंक्शन टेम्पलेट्स क्यों बनाते हैं. देन हाउ वी कैन क्रिएट फंक्शन टेम्पलेट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन टेम्पलेट्स. कि हमें जो पहले हमारे पास ट्रेडिशनल होता था वो क्या होता था और अब फंक्शनल टेम्पलेट से हमें क्या फ़ायदा होगा. इसी तरह हम क्लास टेम्पलेट्स को डिस्कस करेंगे कि क्लास टेम्पलेट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्लास टेम्पलेट्स हम कैसे बना सकते हैं. देन लास्ट वी डिस्कस एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे. एक्सेप्शन हैंडलिंग कि हम एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलर क्या होता है, एक्सेप्शन कैसे क्रिएट की जाती हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं. तो ये आज का हमारा कंटेंट है जो हम आज की इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. आई होप कि आप लोग तवज्जो से सुनेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और इंफॉर्मेटिव टॉपिक हैं. हमारी किसी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं कि हम टेम्पलेट्स के थ्रू ऐसे टेम्पलेट्स यूज़ करके जहाँ पे हमें नहीं पता कि हमारी डाटा टाइप किस तरह की होंगी तो हम टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं और हम एक्सेप्शंस को यूज़ करते हुए एरर्स को एक अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं. तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं टेम्पलेट से. कि टेम्पलेट्स, व्हाट आर द टेम्पलेट्स. टेम्पलेट्स बेसिकली है क्या. टेम्पलेट इज़ अ ब्लूप्रिंट और फार्मूला फॉर क्रिएटिंग अ जेनेरिक क्लास और फंक्शन. कि हम एक कोई जेनेरिक फंक्शन या टेम्पलेट हम क्लास क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा वो एक क्या बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, हमने उसका क्या क्रिएट किया है, एक टेम्पलेट क्रिएट किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था कि जब हमारे पास कोई जेनेरिक प्रोग्राम बनाया जा रहा होता है तो उसका किसी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, उसका डायरेक्ट एल्गोरिदम बनाया जाता है. उसका एल्गो क्रिएट करने का मतलब यही होता है कि वो एल्गो एक जेनेरिक होता है, हमारे पास एक टेम्पलेट होता है, हम ब्लूप्रिंट होता है, हम उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो हम टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, ठीक है, चाहे वो फंक्शन टेम्पलेट क्रिएट करेंगे या फिर हमारे पास क्लास टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, वो तो वो जेनेरिक टाइप्स के होंगे. हम उसके अंदर किसी भी टाइप्स की क्या कर सकते हैं, लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी कंटेनर्स लाइक आइटरेटर्स and algorithms are example of generic programming and have been developed using the template concept. तो ये जो हमारे एल्गोरिदम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, ये जेनेरिक प्रोग्रामिंग है एक किस्म की और इसको टेम्पलेट कंसेप्ट को यूज़ करते हुए ये बनाए गए हैं. टेम्पलेट्स हमें इस काबिल बनाते हैं, टेम्पलेट्स मेक इट पॉसिबल टू यूज़ वन फंक्शन और क्लास टू हैंडल मैनी डिफरेंट डाटा टाइप्स. कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि हमारा क्या कर सकता होगा, डिफरेंट डाटा टाइप्स को हैंडल कर सकता होगा, या हम एक क्लास बना रहे होंगे जो डिफरेंट डाटा टाइप्स को क्या कर सकती होगी, हैंडल कर सकती होगी. तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको इसका कंसेप्ट क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा. जब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी कराऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमारे ये टेम्पलेट कैसे हमें इस काबिल बना रहे हैं कि हमारी डिफरेंट डाटा टाइप्स को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं या डील कर सकते हैं. इसी तरह हमारे पास जब हम फंक्शन टेम्पलेट्स के अंदर फंक्शन टेम्पलेट्स की बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, फंक्शन टेम्पलेट्स क्या होते हैं. बेसिकली फंक्शन टेम्पलेट्स आर द स्पेशल फंक्शन दैट कैन ऑपरेट विद जेनेरिक टाइप्स. जो किसी एक जेनेरिक डाटा टाइप से क्या करेंगे, हमारे जेनेरिक डाटा टाइप के ऊपर ऑपरेट करेंगे. मीन के फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट के तौर पर जब हम कोई वैल्यू पास कराते हैं तो नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि हम जब एक फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हम स्पेसिफिक उसकी डाटा टाइप बता देते हैं उस आर्गूमेंट की कि जब हम इसको कॉल करेंगे तो इस टाइप का आर्गूमेंट क्या करेंगे, पास करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे इंटीजर टाइप की वैल्यू हमारे उसको ज़रूरत है फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए तो हम उसका आर्गूमेंट इंटीजर टाइप का रखते हैं और फिर इंटीजर टाइप की ही वैल्यू उसको क्या कराते हैं, पास कराते हैं एज आर्गूमेंट के तौर पर. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब हम एक फंक्शन बनाएंगे उसके आर्गूमेंट में अगर हम टेम्पलेट को यूज़ करेंगे, टेम्पलेट बनाएंगे, टेम्पलेट फंक्शन बनाएंगे
तब हमें उसकी डाटा टाइप जो है वो स्पेसिफिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम रन टाइम के ऊपर जिस टाइप के भी वैल्यू भेज देंगे उसको, तो उस वक्त हमारे पास क्या हो जाएगी, वो एक्सेप्ट हो जाएगी और हमारा फंक्शन क्या करेगा, काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह यानी उसी के मुताबिक जो डाटा टाइप हम भेजेंगे उसके मुताबिक क्या करेगा, जनरल जेनेरिक टाइप का है तो उसी मुताबिक उसको डील करेगा। तो यहाँ पे दिस अलाउ अस टू क्रिएट अ फंक्शन टेम्पलेट हुज फंक्शनैलिटी कैन बी अडॉप्टेड टू मोर देन वन टाइप आर क्लास विदाउट रिपीटिंग द इंटायर कोड फॉर ईच टाइप। बजाय इसके कि हमारे लिए होता क्या है, जैसे मैं अगली स्लाइड के ऊपर आप लोगों को एग्जांपल दूंगा कि जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, अगर हमारी उनकी डाटा टाइप्स आर्गुमेंट्स की चेंज है तो हमें क्या बनाने पड़ते हैं, अलग-अलग फंक्शन बनाने पड़ते हैं या फंक्शन ओवरलोडिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम फंक्शन ओवरलोडिंग भी नहीं करनी पड़ेगी और बार बार उसको रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा, उसका कोड दोबारा भी नहीं बनाना पड़ेगा। हमारा सेम कोड क्या हो जाएगा, डिफरेंट डाटा टाइप के लिए यूज़ हो जाएगा। अगर हमारी पहले होता ये है कि अगर हम टेम्पलेट नहीं यूज़ कर रहे कि हमारी सेम डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, तो उसके लिए हमें कोड दोबारा लिखना पड़ता है, उस फंक्शन को कोड को रिपीट करना पड़ता है, फंक्शन ओवरलोडिंग करनी पड़ती है। तो अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। तो इन C++ दिस कैन बी अचीव यूजिंग द टेम्पलेट पैरामीटर। टेम्पलेट पैरामीटर के जरिए हम इसको अचीव कर सकते हैं कि हमें उसके डिफरेंट क्या ना बनाने पड़े, डिफरेंट कोड को रिपीट ना करना पड़े। जैसा कि आप इस स्लाइड के ऊपर आपको नजर आ रहा है, एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, प्रोग्राम समझाऊंगा। फंक्शन टेम्पलेट, सपोज यू वांट टू राइट अ फंक्शन, कि हम एक फंक्शन लिखना चाहते हैं दैट रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ टू नंबर, जो हमें दो नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कर रहा है, दिखा रहा है। टू एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि एब्सोल्यूट मीन के वैल्यू विदाउट एनी साइन, जो हमारे किसी साइन के बगैर होगी, मीन के पॉजिटिव वैल्यू, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इसी तरह यहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं कि ऑर्डनली दिस फंक्शन वुड बी रिटर्न फॉर अ पार्टिकुलर डाटा टाइप। तो ये फंक्शन जो किस लिखे जाते हैं आमतौर पर, अगर हम बात करें, अभी मैं टेम्पलेट की बात नहीं कर रहा, तो इस तरह लिखे, सपोज मैं एक फंक्शन है कि इंटीजर, मैं कहता हूँ इंटीजर टाइप की वैल्यू मैं उसको पास कराऊँ आर्गुमेंट के तौर पर, तो इंटीजर की मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाए। अगर मैं फ्लोट टाइप की कराऊँ तो फ्लोट टाइप की दिखाए, और अगर मैं किस टाइप की, इसी तरह अगर मैं लॉन्ग टाइप की वैल्यू भेजता हूँ तो लॉन्ग टाइप की मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू बताए। तो मुझे आर्डनरी तौर पर आमतौर पर हमें तीन तरह के इस तरह कोड लिखना पड़ेगा। एक इंटीजर के लिए इन, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कराएगा एब्सोल्यूट वैल्यू APS, और उसको आर्गुमेंट के तौर पर हम इंटीजर वैल्यू पास कराएंगे int n, और हमें वो रिटर्न करा देगा। यानी अगर रिटर्न n इज लेस देन 0, अगर n लेस देन 0 हो गया, मीन के नेगेटिव भी होगा कि ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो नेगेटिव n, यानी उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इनकी पॉजिटिव कर देगा, वो रिटर्न कराएगा। अदरवाइज हमें n रिटर्न करा देगा। क्यों, मीन कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू भेजेंगे तो वो वैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू है पॉजिटिव दिखा देगा, अगर नेगेटिव वैल्यू उसको पास कराएंगे तो वो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके मीन की पॉजिटिव बना के हमें दिखा देगा। इसी तरह लॉन्ग के लिए तो हमें दोबारा कोड लिखना पड़ा, क्योंकि उसको लॉन्ग आर्गुमेंट के तौर पर भेजेंगे। इसी तरह हमारे फ्लोट है तो फ्लोट के लिए हमें अलहदा रिपीट करना पड़ेगा, ये आम अप्रोच है। तो अगर हमने इसको किसके साथ करना है, टेम्पलेट के साथ करना है, तो टेम्पलेट के साथ कैसे करेंगे, ये स्लाइड में आप लोग को यहाँ से समझा के फिर हम अपने कोड की तरफ जाते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। अब इट वुड बी नाइस इफ देयर वर अ वे टू राइट सच अ फंक्शन, कि हमारे लिए अच्छा होगा कि हम कोई ऐसा फंक्शन लिखें, जस्ट वंस, एक दफ़ा लिखें, एंड हैव इट वर्क फॉर मैनी डिफरेंट डाटा टाइप्स, और हर डाटा टाइप के लिए काम करे। जैसे पिछली स्लाइड के ऊपर हम देखा इंटीजर थी, लॉन्ग थी या फ्लोट थी, तो उसकी सबके लिए क्या करे, एक ही फंक्शन काम करे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट फंक्शन टेम्पलेट डू फॉर यू। तो ये हमारा जो फंक्शन टेम्पलेट्स होगा ये हमारे लिए काम कर देगा। द आइडिया क्या है कि जैसे हमारे पास यहाँ स्लाइड के ऊपर आप लोग नजर आ रहा है कि हमारे टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, टेम्पलेट ये क्लास की टाइप है, क्लास टाइप का होगा, और उसके ये आगे टी उसका क्या है, नाम है। ठीक है, तो ये हमारे उसका हमने क्या रख दिया, डाटा टाइप का नाम रख दिया। अब यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं टी, यानी टेम्पलेट वाली जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप टी होगी फंक्शन, और उसके हमारे पास टी यानी टेम्पलेट उसको पास कराएंगे एज आर्गुमेंट के तौर पर ARG उसका नाम टी टाइप का। तो अब यहाँ से टी हमें एक टेम्पलेट है, कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप नहीं है, जिस टाइप का मर्जी हम इसको पास करा देंगे। जैसे अब यहाँ पे देखें नीचे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि अगर हम इसको क्या कराएंगे, ठीक है, हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया I1 इज इक्वल टू फंक्शन, हम उसको 12 पास करा रहे हैं। ठीक है, अगर फ्लोट टाइप की हम वैल्यू पास करा रहे हैं, अगर कोई भी वैल्यू पास करा रहे हैं तो इसके लिए काम करेगा ये। अगर इंटीजर आर्गुमेंट पास करा रहे हैं तब भी यही काम करेगा। अगर हम उसको कॉल करते हुए करैक्टर आर्गुमेंट पास करा रहे हैं क्योंकि उसकी रिटर्न टाइप के ऊपर 4 लिख दिया, इसी तरह फ्लोट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तब भी क्या होगा, ये फंक्शन यूज़ होगा। ये किसका फ़ायदा है, ये किसका बेनिफिट है, टेम्पलेट्स का। अब हमारे पास कंपाइलर क्या करता है,
जब हम ये टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो कंपाइलर साइड के ऊपर क्या होगा, जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो वो उसके लिए कोई अलग से कोड जनरेट नहीं करेगा। कोड क्यों नहीं जनरेट करेगा? कोड इसलिए नहीं जनरेट करेगा क्योंकि उसको नहीं पता कि रन टाइम के ऊपर जब ये एग्जीक्यूट होगा, एक्चुअल में ये फंक्शन कॉल होगा, तो उस वक्त किस टाइप की वैल्यू उसको पास कराई जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने कंसेप्ट आप लोगों को याद होगा अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग का। अर्ली बाइंडिंग में कंपाइल टाइम के ऊपर उसको क्या कर देता है, बाइंड कर देता है, और लेट बाइंडिंग में रन टाइम के ऊपर उसको करता है। तो इसके अंदर वो रन टाइम के ऊपर लेट बाइंडिंग करेगा, मीन कि हमारी कोड उसका तब्दील नहीं करेगा, बस उसको याद रखेगा कि जब ये टेम्पलेट का कीवर्ड आया है, ठीक है, ये उसके लिए क्या होगा, फंक्शन को सिर्फ इतना याद रखेगा कि ये टेम्पलेट, सिंपली रिमेंबर दैट टेम्पलेट्स फॉर पॉसिबल फ्यूचर यूज, कि ये हमारे पास क्या है, इसका टेम्पलेट है और ये फ्यूचर में इसका क्या होगा, यूज होगा। तो रन टाइम के ऊपर जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जो भी वैल्यू क्या होगी उसको पास होगी, उसी के मुताबिक क्या करेगा, ये काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, अभी मैं अगले प्रोग्राम के ऊपर जाने से पहले आप लोगों को इसका प्रोग्राम समझा देता हूँ। एक प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास किस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन टेम्पलेट कि हम इसकी देख लेते हैं कि हमारी अभी हमने जो एक प्रोग्राम डिस्कस किया है। अब मैं यहाँ पे देखें, ये कोड आप लोगों को नज़र आ रहा है, हमने क्या बनाया, एक प्रोग्राम बनाया, तो नेम स्पेस, यहाँ पे हम जो समझने वाली बात है, यहाँ पे हम टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन टेम्पलेट बना रहे हैं। ठीक है, हमें टेम्पलेट ये कीवर्ड है, ये आप लोग को एज इट इज लिखना पड़ेगा, टेम्पलेट, आगे ये क्लास, ठीक है, ये हमारे पास, हम इसको बता रहे हैं कि किस टाइप का होगा, क्लास टाइप का जो भी हमारे पास होगी, क्योंकि हमने क्लास के अंदर मोस्टली ये क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद उसका नाम रख दिया, जैसे कोई भी हम उसका नाम रख देते हैं यहाँ पे टी, तो आप कोई भी इसका नाम क्या कर सकते हो, रख सकते हो। अब मैं ये फंक्शन बता रहा हूँ कि जब भी ये फंक्शन होगा तो उसकी रिटर्न टाइप टी होगी। टी मीन की टेम्पलेट, टेम्पलेट मीन कि कोई भी उसकी रिटर्न टाइप हो सकती है। ठीक है, कि अगर वो हमारे पास इंटीजर होगी तो उसकी रिटर्न वैल्यू इंटीजर बन जाएगी, अगर उसकी फ्लोट है तो क्या हो जाएगी, फ्लोट हो जाएगी। ये उसका नाम है फंक्शन का, जैसे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। आगे फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट देते होते हैं, पहले आर्गूमेंट की डाटा टाइप और उसके बाद उसका नाम। तो यहाँ उसकी डाटा टाइप हमने टी रख दिया, टेम्पलेट टाइप, और उसकी हमने नाम क्या रख दिया, एन, कि जो भी हम एन की वैल्यू होगी, ठीक है, जिस टाइप की भी होगी उससे कोई कंसर्न नहीं है। रिटर्न उसी तरह हमारे पास एन इज लेस देन 0, तो हमारे पास अगर ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कंडीशनल ऑपरेटर, अगर ये ट्रू है तो नेगेटिव एन, यानी इस जो एन की नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको मजीद नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना के हमें दिखा देगा, या फिर अगर वो पॉजिटिव है तो हमें एन की वैल्यू क्या करा देगा, शो करा देगा। ये इफ एल्स वाला काम कर रहा है। अब मेन के अंदर देखें हम क्या कर रहे हैं, जो मेन चीज हमारे पास है, यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप int1 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप का उसमें 5 दे दिया, int2 उसके अंदर -6 दे दिया। ठीक है, इसी तरह log1 ये वेरिएबल बनाया लॉन्ग टाइप का, उसको वैल्यू दे दी। इसी तरह log2 वेरिएबल का नाम रखा, उसको हमने नेगेटिव वैल्यू दे दी। इसी तरह डबल1, तो ये हमने उसको डिफरेंट क्या कह दी, वैल्यू दे दी। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्प्ले करा रहे हैं सी आउट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास \n से आप लोगों को पता है नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले जाएगा हमें एब्सोल्यूट, ये हमारे पास क्या है abs, जो हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करेंगे, आगे कॉल करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये किसकी वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं हम, int1 की, इंटीजर 1, ये जो हमारे पास है ये उसकी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, 5 डिस्प्ले करा देगा, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हमने फंक्शन कॉल किया एब्सोल्यूट वाला, और उसको किस टाइप की वैल्यू पे पास करा रहे हैं, इंटीजर टाइप की int1 हमने उसको वैल्यू, ये जो हमारे इंटीजर 1 वेरिएबल बनाया था, इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करा रहे हैं, यानी 5 उसको पास होगा। इसी तरह हमारे पास ये दूसरी दफ़ा हमने इस फंक्शन को कॉल किया, उसको इंटीजर 2 यानी -6 पास होगा। तीसरी दफ़ा हमने उसको कॉल किया तो log1 वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू पास होगी। इसी तरह ये सारे हमने फंक्शन क्या किए, इसको कॉल किया। ठीक है, ये वाला हमने एब्सोल्यूट वाला फंक्शन कॉल किया, डबल टाइप डबल2 की ये वाली वैल्यू क्या होगी, -10.5। तो इसमें हमें एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करानी है, रिटर्न करानी है। अब आप एक बात याद रखें कि देखें कि यहाँ इस फंक्शन को आर्गूमेंट के तौर पर इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करा रहा हूँ, यहाँ पे लॉन्ग टाइप की वैल्यू पास हो रही है, और यहाँ पे हमारे पास इन दो के अंदर डबल टाइप की वैल्यू पास हो रही है। तो हमारा फंक्शन क्या है, एक ही है, कोड एक ही है। ठीक है, ये जो हमने टेम्पलेट बना दिया, तो अब जो वैल्यू से उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो भी वैल्यू हमने पास कराई है यहाँ पे, अगर इंटीजर टाइप की आएगी तो टी इंटीजर टाइप का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये टी जो है ये टी की जगह इंटीजर हो जाएगा, एन को जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर एन को हमारे पास फ्लोट टाइप की वैल्यू आती है तो ये टी फ्लोट बन जाएगा। ठीक है, उसकी रिटर्न भी यहाँ भी क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, जेनेरिक टेम्पलेट है, जो हम एक टेम्पलेट कर रहे हैं, किसी भी डाटा टाइप के साथ क्या हो सकता है, काम कर सकता है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें हमने
हर एक डाटा टाइप के लिए अलग अलग कोई फंक्शन नहीं बनाया, हमने सिर्फ एक ही फंक्शन लिखा है, ये टेम्पलेट यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको कंपाइल करता हूँ, एरर चेक कर लेते हैं। कंपाइलेशन में हमारे पास यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कोई एरर नहीं है। हम इसको क्लोज करते हैं, तो इसको रन करता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि हमारे आउटपुट में क्या है। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 ये एज इट इज प्रिंट हुआ और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आ गई। मैंने 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 दिखा दी उसने। ये सारी सब यानी फ्लोट के लिए काम किया उसने। जो हमारा फंक्शन है फ्लोट के हिसाब से भी काम कर रहा है, डबल के हिसाब से भी काम कर रहा है। हमें देखें यहाँ फ्लोट वैल्यू रिटर्न करा रहा है, यहाँ डबल वैल्यू रिटर्न करा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, जेनेरिक टाइप के आर्गुमेंट हमने उसको क्या कराया, पास कराया। तो जो मेरा फंक्शन था उसकी रिटर्न टाइप भी मैंने जेनेरिक रख दी, टेम्पलेट टाइप की रख दी, और जो मेरे आर्गुमेंट थे वो भी मैंने टेम्पलेट टाइप के रख दिए। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास टेम्पलेट किस काम के लिए यूज करते हैं और ये कैसे काम कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आप लोग जरा तवज्जो से और इंटरेस्ट लेके सुनेंगे तो आप लोगों को होप सो समझ आएगी। इसी तरह हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो हमने अभी बात की थी टेम्पलेट विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स, कि हम टेम्पलेट्स मल्टीपल आर्गुमेंट, ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे अभी जो मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो उसके साथ सिंगल आर्गुमेंट थे कि वो मल्टीपल आर्गुमेंट के साथ काम नहीं कर सकते, नहीं, वो मल्टीपल आर्गुमेंट के साथ भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो हमारे पास जो मल्टीपल आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, वो अभी हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, दिस वन टेक्स 3 आर्गुमेंट्स टू दैट, जो भी मैं इसका प्रोग्राम समझा दूंगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। टू दैट आर टेम्पलेट्स आर्गुमेंट्स एंड वन ऑफ द बेसिक टाइप। द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन इज टू सर्च एन अरे, यानी ये जो हमारा अभी फंक्शन मैं आप लोग समझा रहा हूँ कि एक अरे के अंदर हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू ढूंढनी है। तो फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ अरे, तो हमें इंडेक्स रिटर्न कराएगा कि अगर वो कहाँ पे वो वैल्यू मिली है, अगर वो मिल गई तो, अगर नहीं मिलती तो वो -1 रिटर्न कराएगा। अभी मैं प्रोग्राम समझा देता हूँ। द आर्गुमेंट्स आर अ पॉइंटर टू द अरे, द वैल्यू टू सर्च फॉर, ठीक है, एंड द साइज ऑफ अरे। अब मेन के इसी प्रोग्राम के ऊपर चले जाते हैं तो आप लोगों को इसकी प्रोग्राम की समझ आ जाएगी कि हमारे पास कैसे वो काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं मल्टीपल फंक्शन टेम्पलेट मल्टीपल आर्गुमेंट, जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम को आप समझ लें सिर्फ क्या है। यहाँ पे मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया, टेम्पलेट टी, उसी तरह क्लास, जहाँ पिछले प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे उसका नाम टी रखा था, अगर आप लोगों को याद हो, तो यहाँ हमने उसका नाम रख दिया ए टाइप। ठीक है, आप इसका नाम कोई भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सिर्फ यही है कि जो यहाँ पे नाम रखेंगे आगे आप क्या करेंगे, वो यूज करेंगे। ठीक है, कि हम यहाँ पे ए टाइप। इसी तरह हमने यहाँ पे इंटीजर उसकी फंक्शन की रिटर्न टाइप रखी, फंक्शन का नाम रखा फाइंड, ठीक है, जो अरे के अंदर हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करा रहा है, क्योंकि हम उसकी रिटर्न हमने कहा कि हमें वो इंटीजर ही रिटर्न कराएगा अगर वो मिली है वैल्यू। इंडेक्स रिटर्न कराना ना, इंडेक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और हमें इंटीजर टाइप होता है, यानी पॉइंट में नहीं होता, तो इसलिए हमेशा उसने हमें क्या रिटर्न करना है, इंटीजर ही रिटर्न कराना है। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे भी मैं अगर कोई वो जेनेरिक टाइप की कोई ऐसी चीज होती कि वो मुझे ऐसी रिटर्न करा रहा होता जिसकी मुझे ना पता होता, तो मैं यहाँ ए टाइप लिख सकता था, यानी ये हमारा टेम्पलेट लिख सकता था, ये वाली चीज यहाँ पे लिख देता। लेकिन अब मुझे क्योंकि पता है उसने हमेशा ही अरे में से हम सर्च कर रहे हैं, तो अरे का इंडेक्स जो है इंटीजर टाइप होता है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये इंट टाइप का रिटर्न कराएगा। ठीक है, ये हमारे पास है कि ये हमने पॉइंटर उसका क्या किया, डिक्लेयर किया अरे का ए टाइप का। ठीक है, इसी तरह ए टाइप की एक वैल्यू जो हम पास कराएंगे कि हमें कि कौन सी वैल्यू हमें सर्च करके देनी है, क्योंकि अरे के अंदर किसी तरह की वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है, कोई भी हो सकती है। और ये हमारे पास अरे का क्या है, साइज है कि अरे का साइज कितना होगा, ये भी इंटीजर टाइप का होगा, तो इसलिए हमने स्पेसिफाई कर दिया। 3 आर्गुमेंट है हमारे पास, जो अभी हम स्लाइड के ऊपर बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या है, 3 आर्गुमेंट्स हैं, अगर आपको ये बात आप समझ आएगी। ठीक है, वन ऑफ द बेसिक टाइप, द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, 3 आर्गुमेंट है, 2 आर द टेम्पलेट्स आर्गुमेंट एंड वन ऑफ द बेसिक टाइप। द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन टू सर्च एन अरे, द फंक्शन रिटर्न्स एन अरे इंडेक्स फॉर द स्पेसिफिक वैल्यू, हमें ये रिटर्न कराएगा। ठीक है, द आर्गुमेंट्स आर पॉइंटर टू एन अरे, यानी अरे का एक पॉइंटर है, द वैल्यू टू सर्च, जिसे हम वैल्यू सर्च करेंगे, और साइज ऑफ अरे, और अरे का क्या है, साइज है। अब इस प्रोग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह क्या हो रहे हैं, ये प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास प्रोग्राम अभी हम बात कर रहे थे कि ये इसका साइज है। अब यहाँ पे हमने ये फंक्शन इसकी डेफिनेशन रखी थी, फॉर इन जे इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेगा, जे इज लेस देन साइज, जो यहाँ से साइज आएगा उसका अरे का साइज होगा साइज जे प्लस प्लस। ठीक है, इसी तरह वैल्यू इफ अरे ऑफ जे इज इक्वल टू वैल्यू, अगर जो हमें वैल्यू आ रही है वो अगर मिल जाती है तो वहाँ पे हमें रिटर्न जे की वैल्यू रिटर्न करा देगा, और रिटर्न अदरवाइज क्या रिटर्न कराएगा, -1, यानी ये जे क्या है, हमारा इंडेक्स है, ये इंडेक्स रिटर्न करा देगा। नहीं तो हमें अगर नहीं मिलती
तो -1 रिटर्न करा देगा। मीन कि ये फंक्शन उस वक्त तक पूरे अरे के अंदर सर्च करेगा, ढूंढेगा, अगर हमें वैल्यू मिल जाती है तो हमें जे यानी इंडेक्स रिटर्न करा देगा जहाँ पे मिलेगी, वरना -1 रिटर्न करा देगा। अब यहाँ से अब हमारे पास देखें कि हमने यहाँ पे एक करेक्टर टाइप की अरे डिक्लेयर की 4, उसका नाम भी हमने 4 अरे, ठीक है, 4 CHARR रख दिया, अरे रख दिया, उसको वैल्यू भी इनिशियलाइज करा दी स्ट्रिंग में, ठीक है। इसी तरह 4 CH एक करेक्टर लिया 5, ठीक है। इंट हमने इंटीजर टाइप की एक अरे डिक्लेयर कर दी, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा दी, और इंट हमारे पास टाइप का इन एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया 6। इसी तरह लॉन्ग टाइप की हमने अरे ली, उसको इनिशियलाइज करा दिया, वैल्यू शुरू में दे दी, और लॉन्ग के लिए हमने एक और वेरिएबल लिया और उसको शुरू में हमने उसके अंदर वैल्यू रख दी। सपोज ये सर्च करने के लिए कि हमने ये वैल्यू सर्च करना चाहते हैं, तो हम आर्गुमेंट के तौर पर ये वेरिएबल इन वेरिएबल की वैल्यू पास कराएंगे, इन पास कराएंगे, CH पास कराएंगे या LO पास कराएंगे। इस तरह डबल टाइप का DB हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब मेन के अंदर देखें, हमारे पास मेन के अंदर क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे कहा cout \n यानी अगली लाइन पे ले जाएगा 5 इन, ठीक है, करेक्टर अरे कि ये हमें एज इट इज दिखाएगा, क्योंकि डबल कोटेशन में लिखा हुआ है इंडेक्स इज इक्वल टू जो भी मैसेज लिखना चाहोगे आप। ये हमने फंक्शन कॉल किया लिया, फाइन। अब हमने उस अरे का क्या किया, ये पॉइंटर पास कराया, उसका एड्रेस पास कराया, यानी CHARR, उसका नाम क्या था, ये वाला देखें, ये उसका अरे का जो है हमारे पास जो नाम होता है वही अरे का क्या कहलाता है, पॉइंटर कहलाता है, अरे का एड्रेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हमने ये पास कराई, हमने कहा उसके अंदर क्या ढूंढे, ये करेक्टर ढूंढे CH, ठीक है। ये CH के अंदर क्या है 5, यानी हमने 5 ढूंढना है उसने, और उसके साइज कितना है अरे का, टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 उसका हमने साइज भी बता दिया। इसी तरह हमने ये वही वाले फंक्शन कॉल किया, सेम फंक्शन कॉल किया। अब किसके लिए कॉल कर रहे हैं, इंटीजर अरे के लिए कॉल कर रहे हैं। वही सेम फंक्शन हम लॉन्ग के लिए कॉल कर रहे हैं, वही सेम फंक्शन हम किसके लिए कॉल कर रहे हैं, डबल के लिए कॉल कर रहे हैं। और डबल के लिए हमने कहा कि DB के अंदर जो वैल्यू है वो ढूंढे, DB में हमने क्या रखा था, इसके अंदर 4.0 ये ढूंढेगा। बताने का मतलब यह है कि मल्टीपल आर्गुमेंट के लिए भी क्या कर रहा है ये फंक्शन काम कर रहा है, टेम्पलेट काम कर रहे हैं। और टेम्पलेट के अंदर अगर आप लोग देखें, वापस जाएं हम यहाँ पे, तो हमें यहाँ कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप नहीं है, जिस टाइप की भी वैल्यू भेज रहे हैं उसके लिए क्या कर रहा है, ये हमारा फंक्शन काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन टेम्पलेट। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे रिजल्ट दिखाएगा कि कहाँ कहाँ ये मिला है, ठीक है। 5 कहाँ है, हमारे पास 2 इंडेक्स के ऊपर है, तो ये हमें बता दिया उसने कि 5 इन करेक्टर अरे इंडेक्स इज इक्वल टू 2, ये वाली वैल्यू हमें निकाल के दी। दूसरा हमारे पास 6 नहीं मिला, इंट अरे के अंदर इंडेक्स इज इक्वल टू हमारे पास -1 उसने रिटर्न करा दिया, ठीक है। 11 इन लॉन्ग अरे हमारे पास उसने इंडेक्स इज इक्वल टू 4 के ऊपर है, 4 नहीं मिला डबल अरे के अंदर, तो उसने हमें रिटर्न करा दिया कि -1। हमने क्योंकि कोड के अंदर लिखा था, देखिए इसके अंदर 4 नहीं है, डबल वाले अरे के अंदर 4 नहीं है, तो उसने -1 रिटर्न कराया, ठीक है। इसी तरह जहाँ जहाँ हमें जो वैल्यू नहीं मिली, 6 नहीं मिला इसके अंदर आप लोग देखें इंटीजर में 6 नहीं था, तो उसने हमें -1 रिटर्न किया। जहाँ उसकी वैल्यू मिली उसका इंडेक्स रिटर्न कराया, जहाँ नहीं थी उसकी हमें क्या रिटर्न करा दिया, हमें -1 रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये हमारे पास क्या था, फंक्शन विद मल्टीपल आर्गुमेंट। इसी तरह जब हम बात करते हैं आप क्लास टेम्पलेट्स की, ये तो फंक्शन टेम्पलेट्स क्या था, ये हमारे पास फंक्शन टेम्पलेट्स था। अब क्लास टेम्पलेट्स की बात करते हैं। क्लास टेम्पलेट्स आर जनरली यूज फॉर डाटा स्टोरेज, ठीक है। ज़्यादातर डाटा स्टोरेज कंटेनर क्लासेस के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास आप लोग अगले सेमेस्टर के अंदर भी पढ़ोगे, हमारे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ पे हमारी कंटेनर क्लासेस होती हैं। जैसे हमारे पास स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये हमारी कंटेनर क्लासेस कहलाती हैं या डाटा क्लासेस कहलाती हैं। विच आर एनकाउंटर्ड इन द प्रीवियस चैप्टर और एग्जांपल ऑफ डाटा स्टोरेज क्लासेस। क्लास टेम्पलेट्स लाइक फंक्शन टेम्पलेट्स, ये क्लास टेम्पलेट भी फंक्शन टेम्पलेट्स की तरह ही काम करते हैं। क्लास टेम्पलेट्स आर यूज फॉर व्हेन अ क्लास डिफाइन, जब हमारी क्लास डिफाइन की जा रही है, किस मकसद के लिए, समथिंग दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डाटा टाइप, जो कि हम कहते हैं कि डाटा टाइप के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, वो किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है, उसके लिए काम करें, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग देखें कि हमारे पास ये टेम्पलेट क्लास टी, हमने क्लास उसी तरह जैसे अभी पहले डिफाइन किया था, ये डी उसका नाम है क्लास, ठीक है। ये ए क्लास, ये हमारी टेम्पलेट क्लास है, ठीक है। स्टेटमेंट यूज टी इन प्लेस ऑफ, यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट लिखेंगे सारे, यूज टी इन प्लेस ऑफ अ टाइप, जहाँ पे हम डाटा मेंबर की, आप लोग क्लास डिफाइन करते थे तो डाटा मेंबर उसके अंदर बनाते थे, तो डाटा मेंबर की आप डाटा टाइप बताते थे। अब हम यहाँ डाटा मेंबर की डाटा टाइप की जगह वहाँ पे हम लिखते थे पहले इंट ए, इंट की जगह हम टी यूज करेंगे। जब टी यूज करेंगे या कोई भी जहाँ पे जो भी हमने यहाँ नाम रखा होगा ना टेम्पलेट का, वो यूज करेंगे, तो इसका मतलब वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने इसी क्लास का क्या बनाया, क्लास ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1, उसके अंदर हमने फ्लोट वैल्यू स्टोर करा दी, हो सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 बनाया, वो हमने उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा दी, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो गई,
ठीक है, इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट 4 बनाया, तो उसके लिए हमने कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर कराई, तो कैरेक्टर स्टोर हो रही हैं। तो इस तरह हम जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो जिस टाइप की वैल्यू स्टोर कराएंगे तो हमारी वैल्यूज क्या होती जाएंगी, स्टोर होती जाएंगी, क्योंकि ये जेनेरिक टाइप का बन जाएगा और इसके अंदर हमारे पास जो भी डाटा मेंबर होंगे उसके अंदर किसी भी टाइप की मेरे बच्चे वैल्यू क्या हो सकती है, स्टोर हो सकती है। और सो मेरे बच्चे परेशान तो नहीं हो रहे? और लास्ट वन मुझे नजर आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा परेशान है। जीतते रहो बच्चे, खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहा करो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, हम कोई यहाँ पे कोई वो नहीं कर रहे कि आपको मारने नहीं लगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने गौर से अगर प्रोग्रामिंग सुनेंगे तो आपका फायदे की बात कर रहे हैं। चले जी, इसके बाद हमारे पास अभी मैं इसके क्लास टेम्पलेट्स के प्रोग्राम की तरफ जाता हूँ, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे कि हमारे एक्सेप्शंस क्या होती हैं, ठीक है। जो हमारे पास क्लास टेम्पलेट, क्लास स्टैक क्लास के हम क्या ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मैं इसका कोड समझा देता हूँ कि हमने इस नेम स्पेस एसटीडी क्या बना, ये यूज़ की हमने कांस्टेंट इंट इंटीजर टाइप का एक मैक्सिमम क्या किया, वेरिएबल लिया, उसको हमने 100 असाइन कर दिया। अब टेम्पलेट क्लास, उसका नाम क्या रख दिया, टाइप। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ नाम कोई भी रख सकते हैं। तो हमने क्लास बनाई स्टैक, ठीक है, स्टैक की क्लास बना रहे हैं, इसके अंदर हम प्राइवेट हम एक डाटा मेंबर बना रहे हैं। अब उसकी जो डाटा टाइप हम जो पहले लिखते थे इंट फ्लोट, वो नहीं लिख रहे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसकी टाइप, ठीक है। एक अरे डिक्लेयर कर रहा हूँ स्टैक के अंदर और उसकी मैं डाटा टाइप क्या रख रहा हूँ, टाइप। किसी भी टाइप का हो सकता है वो, क्योंकि मैंने टेम्पलेट टाइप का बना दिया, ठीक है। उसका नाम रख दिया st, अरे का नाम रखा और उसके अंदर मैक्सिमम साइज यानी कि उसका मैक्सिमम साइज कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। इसी तरह इंट इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया टॉप पब्लिक, ठीक है, स्टॉक। हमारे पास स्टैक क्लास का हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, हमने टॉप को क्या असाइन करा देगा शुरू में -1, ठीक है। ये डिटेल के अंदर आप लोग स्टैक वगैरह इनके कोड अगली क्लास के अंदर अगले हमारे डाटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। वाइड पुश हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप वाइड है, कोई नहीं है। अब हमने यहाँ पे जो उसको वैल्यू भेजेंगे स्टोर कराने के लिए, पुश का फंक्शन क्या करता है, वैल्यू इंसर्ट कराता है, हमारे पुश करता है किसके अंदर, स्टैक के अंदर, ठीक है। और जो पॉप का हमारे पास है वो में वहां से उठा के में प्रिंट कराता है या दिखाता है, पॉप कराता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू उसके अंदर हम किस टाइप की होगी, हमने कहा कि ये हमने यहाँ टेम्पलेट यूज कर लिया कि रन टाइम के ऊपर पुश वाला फंक्शन जब कॉल करेंगे जिस टाइप की भी वैल्यू पास करा देंगे उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। इसके बाद उसका नाम क्या रख दिया हमने, वेरिएबल, आर्गुमेंट का नाम रख दिया वैर, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी वो फ्लोट टाइप की वैल्यू भी वैर के पास आ सकती है, इंटीजर टाइप की भी आ सकती है, कैरेक्टर टाइप की भी आ सकती है, ठीक है। हमने यहाँ पे हमने कहा इस अरे के अंदर एक के अंदर इंक्रीमेंट करे टॉप के अंदर और वहां पे वो वैल्यू स्टोर करा दे, मीन के -1 में पहली दफा जब जाएगा तो 1 कर देगा और उस जगह पे 1 वाले इंडेक्स के ऊपर क्या करेगा, 0 कर देगा, सॉरी 0 वाले इंडेक्स के ऊपर वैल्यू स्टोर करेगा, अगली दफा 1 वाले में, इस तरह वैल्यू स्टोर होती जाएंगी। इसी तरह टाइप हमने एक और फंक्शन बनाया कि उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, पॉप टाइप होगी, मीन के जिस टाइप की भी वैल्यू स्टोर होगी उसी तरह की पॉप कराएगा ना, वैल्यू रिटर्न कराएगा। तो हमें नहीं पता किस टाइप की वैल्यू स्टोर की है, कभी हम उसके अंदर फ्लोट करा देंगे, कभी इंटीजर करा देंगे, तो जैसे आगे मैं एग्जांपल में भी आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। आगे मेन के अंदर वैल्यू स्टोर करा के पॉप का मतलब रिटर्न, वो कौन सी वैल्यू रिटर्न कराएगा, एसटी वाली अरे में टॉप जो भी टॉप के ऊपर वैल्यू पड़ी होगी वो रिटर्न करा देगा और टॉप में एक का डिक्रीमेंट कर देगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। तो मीन के हमारे पास अगर 5th वाली जगह सपोज टॉप की वैल्यू तो 5th वाली वैल्यू प्रिंट करा देगा और इंडेक्स कौन सा बन जाएगा उसका 4th, क्योंकि वो पॉप हो गई, वो वैल्यू वहां से निकल गई है। अब मेन के अंदर देखें जो मेजर काम जो हमें हमारे लिए समझने वाला है कि क्योंकि हम टेम्पलेट पढ़ रहे हैं स्टैक, ठीक है। हमने कहा कि जो हमारे स्टैक किसका नाम है, क्लास का नाम है, ठीक है। उसको आर्गुमेंट के तौर पर जो वैल्यू भेजेंगे हमने कहा कि वो किस टाइप की वैल्यू भेजेंगे, फ्लोट टाइप की। यहाँ मैं इंटीजर भी लिख सकता था कि मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू भेजूंगा, ठीक है। और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया उस क्लास का, उसका नाम रख दिया s1, ठीक है, स्टैक 1, उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। s1 डॉट पुश की वैल्यू क्या करे, पुश करे कहाँ पे, ठीक है, 1111 ये हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, तो ये वैल्यू पुश वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फ्लोट टाइप की वैल्यू पास हो रही है, वहां हमने पास फंक्शन के आर्गुमेंट में कहीं नहीं लिखा था कि इसको फ्लोट टाइप की वैल्यू आएगी, पुश वाले फंक्शन में हमने ये टाइप लिख दिया था, तो इस टाइप की जगह क्या बन जाएगा, फ्लोट, और जो वैल्यू आएगी इस वेरिएबल में आएगी, ठीक है। इस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ स्टोर करा देगा, इस st वाली अरे में टॉप में एक का इंक्रीमेंट करेगा और उसके इंडेक्स के ऊपर जो भी बनेगा उसकी वैल्यू स्टोर करा देगा। इसी तरह ये हम फ्लोट टाइप की इसको वैल्यू क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं।
इसी तरह ये मैंने फंक्शन कॉल किया, ये एज इट इज वैसे डबल ये प्रिंट करा देगा सी आउट यहाँ तक वैसे के वैसे। अब हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए S1 के लिए, S1 डॉट पॉप। ये पॉप वाला फंक्शन क्या होगा हमारे पास कॉल होगा, ठीक है, जो ST वाली अरे में टॉप वाली पोजीशन होगी, सपोज जो भी होगी उसकी वैल्यू हमें क्या करा देगा, वो पॉप करा देगा। पॉप कराने का मतलब है हमें वहां से रिमूव कर देगा, रिमूव करके मतलब है हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये इसकी वैल्यू हम दोबारा इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे पिछली वैल्यू हमारे पास इसको तीसरी दफा कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ये तीसरी वैल्यू क्या करेगा, हमें प्रिंट कराएगा। मीन के आखिरी वैल्यू जो हमारी स्टैक काम करती है लास्ट इन, ठीक है, फर्स्ट आउट। तो अब पहले सबसे पहले हमें ये वाली वैल्यू क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू डिस्प्ले करेगा और आखिर में ये पहले वाली वैल्यू क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है। मकसद बताने का ये है कि हम यहाँ किसी भी वैल्यू के साथ क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं जेनेरिक। अब यहाँ पे देखें वही स्टैक क्लास का मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और उसको मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टाइप की वैल्यू क्या कराऊंगा, पास कराऊंगा। पहले फ्लोट टाइप की थी, अब लॉन्ग टाइप की आ गई है, उसका नाम क्या रख दिया, S2। तो ये पुश वाला फंक्शन वही लॉन्ग वैल्यू पास करा दी, S2 पुश वाला फंक्शन हमने लॉन्ग वाली वैल्यू पास करा रहे हैं। तो ये हमारे पॉप वाला भी लॉन्ग के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो हमारे दोनों फंक्शन जो है जेनेरिक टाइप के थे। क्लास भी मेरे पास क्या थी, एक जेनेरिक टाइप की थी जो हमने क्लास क्रिएट की, तो उस क्लास के जो डाटा मेंबर हैं, ठीक है, वो भी किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो होप सो आप लोग को ये समझ आ रही होगी, ठीक है। तो आप लोग किसी भी टाइप के क्या कर सकते हैं, जेनेरिक टाइप रख सकते हैं। जेनेरिक टाइप का मतलब ये है कि बच्चे हम जो स्पेसिफिक कर देते हैं कि ये इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, तो बाद में हमें वही इंटीजर और फ्लोट वैल्यू ही पास करानी पड़ती हैं। लेकिन जब हम अगर उसको क्या नहीं करेंगे, स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हम बता देंगे कि ये हमारे टेम्पलेट टाइप का है, टेम्पलेट क्रिएट कर देंगे, तब वो किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे ये आप क्लास का इसका ऑब्जेक्ट फ्लोट टाइप के लिए था, ये क्लास का ऑब्जेक्ट वही उसी क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारे पास लॉन्ग के लिए था, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम इंटीजर के लिए बना सकते हैं। अब क्लास को हमने जेनेरिक बना दिया, क्लास टेम्पलेट बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्लास टेम्पलेट है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखें इसके लिए सबके लिए क्या कर रहा होगा, हमारे पास ये काम कर रहा होगा, मुझे रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। ये देखें मेरी फ्लोट वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है और आखिर में लॉन्ग वैल्यू क्या कर रहा है, मुझे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थी, कौन सी क्लास थी, टेम्पलेट क्लास, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या क्रिएट किया है, टेम्पलेट क्लास क्रिएट कर लिए। अब हम इसके बाद हम अपने किसकी तरफ मूव करते हैं, जब हमारा ये जो टॉपिक है, ठीक है, एक्सेप्शंस का। एक्सेप्शंस बेसिकली क्या होती हैं, हमने एक्सेप्शन देखनी है कि एक्सेप्शन हमारे पास क्या होती हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम एरर हैंडलिंग की बात कर रहे हैं। एरर्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास किस चीज़ का नाम लिया जाता है, एक्सेप्शंस का नाम लिया जाता है। एक्सेप्शंस की बात करते हैं, ठीक है। ये क्लास टेम्पलेट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बेसिकली क्या होते हैं, एक्सेप्शन और एरर्स, हमारे एरर्स होते हैं दैट अकर एट रन टाइम, जो रन टाइम के ऊपर हमारे एरर अकर हो रहे हैं वो हमारी क्या है, एक्सेप्शंस कहलाती हैं। दे आर कॉज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि ये काफ़ी सारी इसकी वजूहत हो सकती हैं। रनिंग टाइम के ऊपर सपोज हमें मेमोरी ख़त्म हो गई, मेमोरी नहीं है, उस वजह से मेरे एरर आ सकता है, ठीक है। अगर हम उसके अपने प्रोग्राम के अंदर कोई फाइल ओपन करने के लिए कह रहे हैं और वो फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, जो हमने उसको लोकेशन बताई है, वो फाइल ओपन नहीं हो सकती, तो वो तब भी रन टाइम के ऊपर एरर आएगा। ट्राइंग टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट टू एन इम्पॉसिबल, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करा रहे हैं जिसको हम इनिशियलाइज ही नहीं करा सकते, तो ये सारे हमारे पास क्या है, रन टाइम एरर है। तो इन रन टाइम के ऊपर जो इस तरह के एरर अकर हो रहे हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। तो हैंडलिंग सच टाइप ऑफ एरर्स, ठीक है, इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इस तरह के रन टाइम के जो एरर हैं अगर हम उनको हैंडल कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है। एक्सेप्शन सिंटैक्स, ठीक है, हमारे पास एक्सेप्शन सिंटैक्स क्या है, इमेजिन एन एप्लीकेशन दैट क्रिएट्स एन, ठीक है, इमेजिन एन एप्लीकेशन दैट क्रिएट्स एन इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्टेन क्लास, कि हमारे इमेजिन करें कि कोई भी एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो किसी भी क्लास से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। कोई भी किसी भी एप्लीकेशन का है, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी हम एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है, क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट विद, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्टेन क्लास, किसी क्लास के साथ क्या कर रही है, जो इंटरेक्ट कर रहा है। आर्ली द एप्लीकेशंस, जो मैं अभी आप लोगों को डायग्राम के ऊपर भी समझाऊंगा, आर्ली द एप्लीकेशन कॉल टू द क्लास मेंबर फंक्शन काज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई ऐसा हमारे पास है कि जो हमारा आम तौर पर एप्लीकेशन किसको कॉल कर रही है, क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर रही है, तो उसका कोई एरर नहीं आ रहा। सम टाइम होगा द एप्लीकेशन मेक्स अ मिस्टेक, एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक होती है काजिंग एन एरर, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, कोई ना कोई एरर आ जाता है, टू बी डिटेक्टेड इन द मेंबर फंक्शन। दिस मेंबर फंक्शन देन इन्फॉर्म द एप्लीकेशन, तो ये मेंबर फंक्शन जो है वो इन्फॉर्म करता है किसको, एप्लीकेशन को, दैट एन एरर हैज अकर्ड, कि हमारा क्या हो चुका है, एरर अकर हो गया,
ठीक है, एक एप्लीकेशन चल रही है, कोई एक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई ऐसे फंक्शन आमतौर पर हमारे पास कॉल करती है, वो एप्लीकेशन के अंदर यूज हो रहे हैं, कोई एरर नहीं आया तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई उस मेंबर फंक्शन में एरर आ गया है किसी भी वजह से, तो वो जो मेंबर फंक्शन है वो इन्फॉर्म करता है उस एप्लीकेशन को वापस कि आप भाई एक एरर अकर हो गया है, ठीक है। व्हेन एक्सेप्शन सिंटैक्स, व्हेन एक्सेप्शंस आर यूज्ड, दिस इज कॉल्ड थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। जब हम एक्सेप्शन के यूज कर रहे होंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है एक्सेप्शन को, यानी अगर एरर आया है तो एरर को फेंक रहे हैं, एरर को भेज रहे हैं, बता रहे हैं किसी को। इन द एप्लीकेशन वी इंस्टॉल अ सेपरेट सेक्शन ऑफ कोड, तो हम एप्लीकेशन के अंदर क्या करते हैं, एरर को हैंडल करने के लिए एक अलग कोड हैंडल करने के लिए लिखते हैं। दिस कोड इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलर और कैच ब्लॉक। उस कोड को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलर या कैच ब्लॉक कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को प्रोग्राम में भी समझाऊंगा कि वो कैसे एक्सेप्शन हैंडलर क्या है या कैच ब्लॉक क्या है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इट कैचेज द एक्सेप्शन, उस एक्सेप्शन को जो एरर आया है उसको कैच करेगा, थ्रो बाय द मेंबर फंक्शन, जो मेंबर फंक्शन ने भेजा था, फेंका था। एनी कोड इन द एप्लीकेशन दैट यूजेज ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज एनक्लोज्ड इन ट्राई ब्लॉक। तो कोई भी हमारे एप्लीकेशन का वो कोड जो ऑब्जेक्ट यूज, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है, उसको हम उस ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख लेंगे। अगर वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर रहा तो हम उसे ट्राई ब्लॉक से बाहर लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एरर जनरेटेड इन द ट्राई ब्लॉक विल बी कॉट इन द कैच ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर अकर होंगे वो हमें काम चले जाएंगे हमारे कैच ब्लॉक के अंदर। कोड दैट डज नॉट इंटरेक्ट विद द क्लास नीड नॉट बी इन ट्राई ब्लॉक, कि ऐसा जो कोड है हमारे पास जो क्लास के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, उसे ट्राई ब्लॉक के साथ लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देखें कि ये सपोज मेरी क्लास है, ये इसके डाटा मेंबर्स हैं, ठीक है, ये नॉर्मल कोड है, ये नॉर्मल हमारे पास कोड है, डज नॉट इंटरेक्ट विद द क्लास, जो क्लास के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, जो इस क्लास के साथ कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ये नॉर्मल कोड है, इसको हमें ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। तो वो कोड जो इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा वो हम किसके अंदर लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। कोड दैट इंटरेक्ट विद द क्लास, जो क्लास के साथ इंटरेक्ट करेगा उसे हम किसके अंदर लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास जब ये ट्राई ब्लॉक के अंदर इंटरेक्ट होते होते यहाँ पे कोई एरर आया, ठीक है, उसने एरर किसको भेजना है, जो हमने एक्सेप्शन हैंडलर या कैच ब्लॉक बनाया होगा उस कैच ब्लॉक को क्या करेगा, वो एरर भेजेगा। जब वो कैच ब्लॉक को ये एरर भेजेगा, ठीक है, तो वो हमें डिस्प्ले द एरर मैसेज, तो वो एरर मैसेज हमें क्या करा देगा, डिस्प्ले करा देगा, ठीक है, वो हमें बता देगा। या जो भी हमने एरर हैंडलिंग का कोड लिखा होगा, जैसे मैं अभी आप लोग एक प्रोग्राम कराऊंगा तो उसके अंदर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैंने एरर हैंडलिंग का कोड लिखा होगा, तो वो हमें एरर हैंडल करके दिखा देगा, वो हमें बता देगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन का सिंटैक्स कैसे है कि हमने कैसे लिखना है, द एक्सेप्शन मैकेनिज्म यूजेस 3 न्यू C++ कीवर्ड, 3 तरह के कीवर्ड यूज होंगे, एक थ्रो, दूसरा कैच, तीसरा ट्राई। तो ये जैसे हमारे पास क्लास है, सपोज हमने एक क्लास बनाई, क्लास एक क्लास, तो ये भी एक क्लास बना दी पब्लिक, ठीक है, उसके अंदर हमने डाटा में क्लास एंड एरर, कोई भी एक्सेप्शन क्लास बना दी जो क्लास को क्या कहे, जिसके अंदर क्लास के अंदर एरर अकर हो रहा है या कोई भी हमारी क्लास है, ठीक है। वाइड फंक्शन, हमने फंक्शन बनाया है, मेंबर फंक्शन उस क्लास का है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह इफ एरर कंडीशन अकर, तो हमें वो एरर कंडीशन अकर हो जाएगी तो वो क्या करेगा, थ्रो ब्लॉक, थ्रो एंड एरर, तो वो एरर क्या करा देगा, हमारा फंक्शन भेज देगा, थ्रो एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन सेंड करेगा। ये हमने पीछे पढ़ा है अभी कि जिस फंक्शन के एरर अकर होगा तो वो फंक्शन हमें क्या भेजेगा, एरर वापस भेजेगा कि एरर अकर हो गया, ठीक है। जैसे इंट, अब मेन के अंदर देखें कि वो जितने भी हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट थे या जितना भी कोड था जिसके जो हमारे क्लास से इंटरेक्ट कर रहा था, वो हमने किसके अंदर लिख दिया, मेन के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर लिखना है, वो हमारा इसका सिंटैक्स है कि हमें किसमें, अगर एरर हैंडलिंग कर रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, तो हम किसके अंदर लिखेंगे, इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। वो एप्लीकेशन जो हमारी इंटरेक्ट कर रही है तो ये ट्राई ब्लॉक के अंदर। इस तरह कैच, ये हमारा एरर हैंडलिंग का है कि हमने वहाँ पे एक अलग से फंक्शन बना दिया जो एक्सेप्शन हैंडलर है या कैच ब्लॉक है, ये टेलर यूजर को बताएगा कि एरर अकर हो गया, ठीक है। अब मैं इसका आप लोगों को एक प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम समझा देता हूँ, एक्सेप्शन एग्जांपल समझा देता हूँ। स्पेसिफाइंग द एक्सेप्शन क्लास थ्रो, अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कोई एक्सेप्शन क्लास बताएंगे। तो एक्सेप्शन क्लास क्या होगी, द प्रोग्राम फर्स्ट स्पेसिफाई एन एक्सेप्शन क्लास विद इन द स्टैक क्लास, स्टैक क्लास के अंदर कोई एक्सेप्शन क्लास बनाएंगे जो एरर के लिए होगी। थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, अगर एरर अकर हो गया, द थ्रो पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ट्रांसफर प्रोग्राम कंट्रोल टू द एक्सेप्शन हैंडलर, यानी वो हमारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर कर देगा एक्सेप्शन हैंडलर को, यानी उसको मैसेज भेज देगा कि एरर अकर हो गया, आप इसे हैंडल करो, विच वी विल एग्जामिन इन द मोमेंट। इसके बाद ट्राई ब्लॉक क्या है, ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई, ठीक है, ये ब्लॉक कोड दैट ऑपरेट ऑन द ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा होगा या क्लास से इंटरेक्ट कर रहा होगा,
ठीक है, या जिसके अंदर एरर आ सकता है, वो हमारा किसके अंदर आएगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगा। तो एक्सेप्शन हैंडलर क्या है हमारे पास, वो जो हम हमारे किसको हैंडल कर रहा होगा, जो एरर को हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलर कैच ब्लॉक, तो वो कैच करेगा, जैसे वो स्टैक क्लास, ठीक है, जो यहाँ पे अगर कोई भी हमने क्लास बनाई है स्टैक रेंज, वो हमें हैंडल करके हमें क्या करा देगा, कोड दैट हैंडल द एक्सेप्शन, जो हमारे एक्सेप्शन को या रन टाइम एरर को जो हैंडल करेगा वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सेप्शन हैंडलर कहलाता है। अब हमारे पास, मैं इनके आप लोगों को प्रोग्राम समझा देता हूँ, तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्लास कि जब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्सेप्शन क्लास बना रहे हैं और उसका हम कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। अब यहाँ से देखें मेरे बच्चे कि मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ। बेसिकली ये नेम स्पेस, ये आप लोगों को पता है, मैक्स सेम वही स्टैक क्लास है जो भी हमने पहले बनाई है, पिछले प्रोग्राम में आप लोगों को समझा चुका हूँ। इन टॉप क्लास हमने यहाँ पे ये क्लास बनाई जो अभी हम एक्सेप्शन क्लास की बात कर रहे थे, ठीक है। पब्लिक हमने उसके अंदर क्लास, उसी मेन क्लास के अंदर हमने एक और क्लास बना दी, ठीक है, एक्सेप्शन क्लास, जो एरर को हैंडल करेगी। ये क्लास, उसका नाम हमने रख दिया रेंज, ये याद रखिएगा, हमने इसका नाम क्या रखा है, रेंज। एक्सेप्शन क्लास फॉर स्टैक, स्टैक के लिए जो हमने बनाई है उसका नाम हमने क्या रखा है, रेंज। वो एम्प्टी क्लास है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, इसके अंदर कोई हम बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पे हम स्टैक, ये हमने क्या बनाया, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहे हैं, टॉप को -1 ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और टॉप की वैल्यू क्या कर सकते, सेट कर देगा -1। अब वाइड पुश, उसी तरह है हमारे पास, ये पुश वाला फंक्शन है हमारे पास, जो वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कराएगा। इफ टॉप इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैक्सिमम -1, अगर टॉप की जो वैल्यू है वो क्या है, वो बड़ी है किससे, मैक्सिमम साइज से -1 से, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम साइज -1, तो क्या करेगा हमारे पास, ठीक है। इफ टॉप इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैक्स -1, बड़ा हो गया उससे या उसके इक्वल हो गया, ठीक है, पहले से ही उसकी वैल्यू टॉप की बड़ी है, तो वो एरर अकर होगा, क्योंकि अब मजीद स्टैक के अंदर डाटा तो नहीं स्टोर हो सकता ना। सपोज मैंने जितना भी अरे 5 हमारे स्टैक का साइज क्या था, 5 था, तो आपने 5 वैल्यू इंसर्ट कर ली है, ठीक है। अब छठी वैल्यू इंसर्ट करने लगे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले से ही टॉप की वैल्यू 5 हो चुकी है, यानी मैक्सिमम साइज के -1 के बराबर हो चुकी है या उससे बड़ी हो चुकी है, तो ये एरर है, क्योंकि हम इंसर्ट नहीं कर सकते। तो हमने कहा थ्रो करें, क्या थ्रो करें, रेंज क्लास का नाम है, याद है ना, रेंज वाला फंक्शन जो हमने यहाँ पे बनाया है, क्लास रेंज ये वाली, ठीक है। हमने कहा ये वाला फंक्शन क्या करे, उसको थ्रो करे रेंज क्लास को, ठीक है। ये फंक्शन हमने क्या कर लिया, उसको कॉल कर लिया। इसी तरह अदरवाइज अगर ये हमारे पास ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो इसका मतलब है उसके अंदर वैल्यू क्या करा देगा, ये वाला काम करेगा, ठीक है। एसटी वाली अरे में जाएगा, टॉप में एक इजाफा करेगा और उसकी जगह पे वैल्यू स्टोर करा देगा, जैसे हमने पहले पढ़ा है पिछले प्रोग्राम में। एंड पॉप, इसी तरह पॉप वाले में देखें, अगर हमारे पास जो भी वैल्यू हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, अगर हमारी स्टैक क्या हो गई है, एम्प्टी हो गई है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मीन के टॉप क्या है, लेस देन 0 है, कि उसकी नेगेटिव वैल्यू चली गई है, 0 से छोटा हो गया है, इसका मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो एरर है, तो हमें एरर मैसेज शो करेगा। तो हमने यह कहा थ्रो करे रेंज, ठीक है, जो हमें एक्सेप्शन क्लास का नाम रखा था उसी को हमने क्या कहा, इसको सेंड करे। और अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जैसे काम कर रहा था, ठीक है, वैसे काम करता रहेगा, उसमें से हमें पॉप करा के दे देगा वैल्यू। अब मेन में देखें कि मेन में क्या है, हमने स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1, हमने कहा था ऑब्जेक्ट के साथ जो भी काम कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसको हमने किसके अंदर लिखना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो ये क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, हमने किसके अंदर लिखा है, इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब यहाँ पे भी उसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं S1, तो ये हमारे साथ मेन के अंदर जितना भी कोड है, ठीक है, वो हम किसके अंदर लिख रहे हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो ये ट्राई ब्लॉक क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये ट्राई ब्लॉक क्लोज, जो हमारे क्लास से इंटरेक्ट हो रहा था, कर रहा था, तो ये ट्राई ब्लॉक क्लोज हो गया, ठीक है। तो वहाँ हमने सारे किसके अंदर लिखा है। अब इनमें यही स्टेटमेंट है जिनकी वजह से क्या हो सकता है, कोई ना कोई एरर अकर हो सकता है, तो वो किसके अंदर लिखी है हमने, ट्राई ब्लॉक के अंदर। अगर इनमें कोई एरर अकर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आ जाएगा कैच, ठीक है, हमारे पास सेंड करेगा। तो कैच ब्लॉक हमने कहा था कि हम अलहदा से खुद से बनाते हैं एक कैच ब्लॉक जो एरर को हैंडल करता है, ठीक है। और कौन से हमारे पास उसको रेंज आएगी, स्टैक क्लास का जो रेंज वाला फंक्शन हमारे पास हमें पता है यहाँ से आएगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन हैंडलर है, क्योंकि हमने उसे वहाँ पे कहा था ना थ्रो रेंज, तो हमने वही नाम लिखा है जिस फंक्शन की हम जिस नाम से हम उसे भेज रहे हैं। और हमारे पास कौन सी क्लास का है, ये स्टैक क्लास का रेंज, ठीक है, स्टैक क्लास के अंदर है ना, हमने एक बनाया था, ठीक है, मेंबर फंक्शन। या वहाँ पे अगर आप, मैं दोबारा चला जाऊँ कि ये स्टैक क्लास के अंदर यहाँ पे हमने क्या बनाया था, एक रेंज क्लास बनाई थी, ये देखें, ठीक है। ये किसके अंदर है हमारे पास, स्टैक क्लास के अंदर है।
तो इसलिए हम ये आर्गूमेंट के तौर पर जो यहाँ पे लिख रहे हैं, ये रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई ये कैच करेगा कौन से क्लास के एरर को कैच करेगा, स्टैक क्लास के और जो रेंज क्लास के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर एरर आता है तो मैसेज शो करा दे, एक्सेप्शन यानी एरर आया यानी ये एज इट इज शो करा देगा जो भी आप शो करा दें, स्टैक फुल और एम्प्टी, स्टैक या तो फुल है या एम्प्टी है, जो भी एरर आएगा। ठीक है, ये जैसे यहाँ तक ये हमारा क्या था, कैच ब्लॉक था। ठीक है, ये हमारे सी आउट अराइव हेयर आफ्टर कैच, कैच के बाद अगर हमारे पास क्या हो गया आखिर में आपको दिखाने के लिए कि ये हमने कैच के अंदर नहीं लिखा ना ही ट्राई के अंदर लिखा है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली काम करेगा जैसे हमारा लिखते हैं, तो ये हमें मैसेज शो करा देगा। अब मैं यहाँ से आप लोग एक बात बताता जाऊँ कि एरर कब आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगी, समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखें मैक्सिमम, हमने मैक्सिमम रखा था 3, मैक्सिमम रखा था 3। तो इसका मतलब है कि हमारे स्टैक का जो साइज है, उस अरे का जो साइज है एसटी का, वो क्या है, मैक्स 3 है, यानी 3 वैल्यू उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे मेन में देखें कि हम जब उसके अंदर S1 डॉट पुश पहली वैल्यू पुश करा रहे हैं, S2 डॉट पुश दूसरी वैल्यू क्या करा रहे हैं, पुश करा रहे हैं, ठीक है, तीसरी वैल्यू हमने क्या की, पुश की, तो ये हमारे पास क्या है, सही तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पुश वाला फंक्शन क्या करेगा, सही तरह काम करेगा, तो हमारी 3 वैल्यू क्या हो जाएंगी, पुश होंगी। जब हम इसको सी आउट करा रहे हैं, पॉप करा रहे हैं, तो ये पहली वैल्यू डिस्प्ले करेगा, दूसरी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, तीसरी वैल्यू यानी पहले तीसरी वैल्यू, दूसरी फिर पहली वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अब हम एक और वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए कह रहे हैं उसको पॉप कराने के लिए, अब वो वैल्यू है ही नहीं, एक्सेप्शन आ गई ना, तो हमें एंड में क्या ये क्या शो कराना चाहिए, एक्सेप्शन स्टैक फुल, यानी पहले वो हमारी ये पुश करा देगा, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ पॉप की सूरत में जब हम पॉप करा रहे होंगे, ये 3 वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद चौथी यहाँ पे हमें एरर शो कराएगा, जो यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन आई है रन टाइम के ऊपर, वो थ्रो करेगा कहाँ पे, ये कैच ब्लॉक में आएगी, वो कैच ब्लॉक हमें हैंडल कर देगा, यानी ये मैसेज शो करा देगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, इसको दोबारा भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा वो S1 के साथ, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि कैच के अंदर भी उसके अंदर उस वक्त भी एरर आ सकता था रन टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसने 3 वैल्यू डिस्प्ले कराई, जो थी यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, स्टैक फुल और एम्प्टी, उसने मैसेज शो करा दिया। ठीक है, ये अराइव हेयर आफ्टर कैच, वो आखिरी वाला जो हमारा कोड है वो तो नॉर्मली चल रहा है। अब यहाँ से देखें, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसको मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने कमेंट बनाया हुआ था, अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, इस कोड का हिस्सा बना देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जब चौथी वैल्यू पहले ये डिस्प्ले वो कर देगा, स्टोर करा देगा, 22 भी स्टोर करा देगा, 33 भी स्टोर करा देगा। ठीक है, लेकिन जब ये वाली वैल्यू 44 स्टोर करने लगेगा, क्योंकि जगह ही नहीं है, तो एक्सेप्शन आ गई ना, रन टाइम एरर आ गया, तो ये एरर थ्रो करेगा कहाँ पे, यहाँ पे कैच में, तो ये वाला मैसेज शो होगा। अब ये वाला मैसेज पहले एक दफा शो हो रहा था ना, अब 2 दफा शो होगा, पहले ये मैसेज शो होगा, फिर उसके बाद ये 3 वैल्यू शो होंगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये मैसेज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही है। अब एक्सेप्शन मेरी कितनी दफ़ा आ रही है, 2 दफ़ा आ रही है। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब आप लोग देखेंगे कि मेरी एक्सेप्शन क्या आ रही है, 2 दफ़ा। तो ये देखिए पहले एक्सेप्शन आ गई, स्टैक फुल और एम्प्टी। ठीक है, तो अराइव आफ्टर कैच आर नॉर्मल, तो ये हमारे पास क्या है, उसने हमें एक्सेप्शन क्या करा दी, शो करा दी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्या था, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड था, जो हम क्या कर रहे थे, उसको स्टोर कर रहे थे। यहाँ पे एक्सेप्शन आई रन टाइम के ऊपर, वो हमें उसने प्रोग्राम ही टर्मिनेट कर दिया, उसने मैसेज शो किया और प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट ही नहीं की, ये वाली तो वैसे ही कैच ब्लॉक से बाहर थी, उसने क्या कर दी, वो शो की है, लेकिन ये वाली एग्जीक्यूट नहीं हुई। जहाँ हमारे पास एक्सेप्शन आ गई, तो वो प्रोग्राम यहाँ, क्योंकि हम उसको हैंडल करने के लिए जो भी कोड लिखेंगे ना वही करेगा। अब हम उसको हैंडल करने के लिए सिर्फ यही कह रहे हैं कि भाई ये मैसेज शो कराओ और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो, तो उसने प्रोग्राम को क्या कर दिया, नॉर्मली टर्मिनेट कर दिया। तो होप सो आप लोग को आज का जो हमारा लेक्चर था वो टेम्पलेट्स के ऊपर था, और हमारा दूसरा जो इसका हिस्सा था वो एक्सेप्शंस के ऊपर था। होप सो आप लोग को इसकी समझ आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक थे बच्चे, इसको गौर से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, ताकि आप लोग के लिए ये अंडरस्टैंडेबल हो और कंसेप्ट इसके क्लियर हों। तो होप सो अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि ये मेरा लेक्चर, ये मेरा पढ़ाना आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और हमेशा मुझे अपने हक से ज़्यादा काम करने की, जितना मेरा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ से ज़्यादा काम करने की तौफीक दे। जीतते रहें, खुश रहें। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।